आजाद हिंद सरकार, जी हां, आजाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर, क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के साथ मिलकर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के एम सहाय के साथ मिलकर और कई अन्य भारतीय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सिंगापुर के अंदर स्थापित की थी आजाद हिंद सरकार। यूं तो सरकारें पहले भी बनी थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भी अफगानिस्तान में एक सरकार बनाई थी, लेकिन इस सरकार में कुछ बात ही अलग थी। ये एक ऐसी सरकार थी जिसकी घोषणा 9 जुलाई 1943 के दिन सिंगापुर में नेताजी ने की थी कि हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिस सरकार के अधीन सारे भारतीय जो साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद हैं वो अपने तमाम संस्थान दे देंगे, चाहे वो धन हो, चाहे उनका जीवन हो, चाहे आभूषण हो। और उसके बाद यह सरकार केवल अस्थायी होगी, क्योंकि जब भारत को स्वतंत्र करा लिया जाएगा तो भारतीय अपनी इच्छा के अनुसार फिर सरकार बनाएंगे। यह एक ऐसी सरकार थी जिसमें जो भी हम सरकार के अंग कहते हैं वो सारे मौजूद थे। आजाद हिंद दल इस सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था, जिसके अंदर जिन क्षेत्रों पे आजाद हिंद सरकार का अधिकार हो जाना था, जिन क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त करा लेना था, वहां का प्रशासन जो है वो भारतीयों के हाथों में होना था। और इसके लिए बनाया गया आजाद हिंद दल। और इस दल के लोगों ने मणिपुर तक में जाके, नागालैंड तक में जाके, बर्मा के बाद भारत के वो हिस्से जो आज बांग्लादेश में हैं, जब उन्हें स्वतंत्र करा लिया गया अंग्रेजों से, तो यहां के प्रशासन किया। इस सरकार की एक फौज भी थी, आजाद हिंद फौज, जिस फौज ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अराकान, बर्मा का अभियान, मणिपुर, मोइरांग तक, नागालैंड घेर लिया अंग्रेजों को। इस आजाद हिंद फौज में एक मेडिकल कोर भी थी। कर्नल डॉक्टर कासलीवाल ने उस समय में मेडिकल कोर का निर्माण नेताजी के लिए किया था आजाद हिंद फौज में। और उस जमाने में ट्रॉमा सेंटर तक सैनिकों के लिए खोला गया था। यह एक ऐसी सरकार थी जिसका अपना बैंक था, आजाद हिंद बैंक, रंगून के अंदर। जापानी नहीं चाहते थे कि नेताजी एक बैंक बनाए। 3 दिन तक वार्तालाप चलती रही। जापानियों ने कहा पैसा कहां से आएगा? नेताजी ने कहा कितना पैसा चाहिए? उन्होंने कहा इतना पैसा चाहिए। नेताजी ने कहा इतना पैसा तो मेरे पास मौजूद है, मेरे भारतीयों द्वारा दिया गया। और रंगून में आजाद हिंद बैंक की स्थापना होती है। दीनानाथ उसके डायरेक्टर होते हैं। ये आजाद हिंद बैंक अगस्त 45 के बाद तक भी काम करता रहा। ये एक ऐसा सेना थी जिसमें एक महिला रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट। नेताजी ने कहा था मुझे ऐसी युवतियां चाहिए जो रानी झांसी जैसे तलवार उठा करके
अंग्रेजों से लड़ सके। और पता नहीं किसने ये फैला दिया कि रानी झांसी रेजिमेंट तो कभी युद्ध में आई नहीं। 3 वृत्तांत मुझे मिले अपनी रिसर्च के अंदर कि कैसे रानी झांसी रेजिमेंट ने अंग्रेजी पैराट्रूपर्स का सामना किया, रंगून से लौटते हुए उनके छापामारों के साथ सामना किया। एक और जगह पे 6 घंटे तक रुका रहा अंग्रेजी सेना को आगे आने से। और अगर इन वीरांगनाओं की आप कहानियां सुने कि कैसे वीरांगनाओं ने आकर के इसमें हिस्सा लिया, कि एक 17 साल की बच्ची कहती है कि मैं रानी झांसी रेजिमेंट जाऊंगी। घर वाले मना करते हैं, उसको कमरे में बंद कर देते हैं ऊपर। वो रात को 12:30 बजे कमरे से नीचे कूदती है खिड़की में से, और रात के 1 बजे आकर के आजाद हिंद फौज की यूनिट के ऊपर खड़ी हो जाती है कि मैं आई हूं रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए, मेरे लिए दरवाजे खोलो। एक युवती, उसके घर वाले आ जाते हैं उसको वापस लेने, तो कहती है मैं वापस नहीं आऊंगी। तो उसकी बहन कहती है तूने ये जो आभूषण पहन रखे हैं ये हमारे हैं, वो उतार के दे देती है। फिर वो कहती है तूने जो ये कपड़े पहन रखे हैं ये भी हमारे हैं। वो अंदर जाती है, एक और रानी के कपड़े पहन के उनको कपड़े भी लाके दे देती है। उसकी बहन कहती है तू हमारे लिए आज मर गई, मैं इन कपड़ों से तेरा श्राद्ध करूंगी। और वो युवती जवाब देती है हां मैं तुम्हारे लिए मर गई, लेकिन आज मेरा एक नया जन्म हुआ है भारत माता को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से। ये था जज्बा रानी झांसी रेजिमेंट की महिलाओं का। और ये एक ऐसी सरकार थी, इसने जितना भी पैसा जर्मनी से लिया, जापानियों से लिया, एक एक पैसा वापस किया। ये एक ऐसी सरकार थी जिसने पूरा प्रशासन चलाया। ये एक ऐसी सरकार थी जिसने भारत की भूमि के ऊपर प्रशासन चलाया, अंडमान को जापानियों से भी मुक्त कराया कि अंडमान भारत का है। और दिसंबर 1943 में जाके नेताजी ने अंडमान में झंडा फहराया था, तिरंगा। एक तरफ खड़े होकर के अंडमान देखा था भारत की तरफ, समुद्र की तरफ, कि उधर भारत की मुख्य भूमि है, हमें उस भूमि को भी अंग्रेजों से मुक्त कराना। इस सरकार के गठन पे 21 अक्टूबर के दिन जो शपथ ली गई, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, इस सरकार का अपना झंडा था, इस सरकार का अपना राष्ट्रीय गान था, सब सुख चैन की बरखा बरसे। इस सरकार के अधीन कई प्रकार के जोशीले गाने बनाए गए। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, आ गए सुभाष जी आ गए, वो जाने हिंद आ गए। और बाल सेना थी इस सरकार की। जी हां, बाल सेना, एक बालकों की सेना बनाई गई थी जिसको अलग अलग काम दिए गए थे। 18 से ज्यादा इस सरकार के ट्रेनिंग कैंप थे, थाईलैंड में, बर्मा में, सिंगापुर, मलाया। इस सरकार के पास अपना आजाद हिंद रेडियो था जिससे लगातार प्रसारण होते थे। नेताजी ने ही कितनी बार प्रसारण किया उनमें से, रंगून से, बैंकॉक से, सिंगापुर से, और कई और जगह, ब्रुनेई में, हांगकांग में, वियतनाम में, साइगोन में वो प्रसारण चलते थे। आप हैरान होंगे
कि चीन में शंघाई में जो गुरुद्वारा था, वो गुरुद्वारा आजाद हिंद सेना का केंद्र बन गया था। वहां रानी झांसी रेजिमेंट का ट्रेनिंग कैंप मौजूद था और शंघाई में बसने वाले 2000 सिख बर्मा आए थे आजाद हिंद सरकार की तरफ से लड़ने के लिए। इनमें 2200 सिखनियां थी जो रानी झांसी रेजिमेंट के अंदर आई। और बालकों ने तो ऐसा कमाल किया था कि 3 बालक जब सिंगापुर में आते हैं, उन्हें बाल सेना में रखा जाता है, तो रात को 12 बजे वो आजाद हिंद फौज के कमांडर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं कि हमको यहां मत रखिए, हमें तो मोर्चे पे भेजिए, हमने तो लड़ना है अंग्रेजों से जाकर के। और इन बाल सेविकों ने अलग अलग शहरों में परेड करके केवल हिंदुस्तानियों को ही प्रोत्साहित नहीं किया लामबंद होने के लिए, बल्कि जब अंग्रेजों ने दोबारा सिंगापुर जीत लिया था तो ये बालक उनका मजाक उड़ाते थे। जय हिंद का नारा लगाना सिंगापुर में बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। और ये बच्चे क्या करते थे, छोटी सी गली से बाहर निकल के आते थे, जो सैनिक अंग्रेजी खड़े रहते थे उनको जय हिंद करते थे, और जब तक वो इन्हें पकड़ने आते थे ये गली से निकल के भाग जाते थे। ताने कसते थे उन भारतीयों के ऊपर जो अंग्रेजों की सेना में तब भी मौजूद थे कि एक वो थे जिन्होंने अपनी देश के लिए जान दी, जो सेना से लड़े, और तुम अंग्रेजों के गुलाम हो, अब भी गुलामी कर रहे हो, जिसका एक बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा उन सैनिकों के ऊपर। और भारत के अंदर भी आकर के उसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ा पूरे उसका। टोक्यो कैडेट्स के नाम से मशहूर वो बालक थे जिन बालकों को नेताजी ने टोक्यो के अंदर पायलट बनने का प्रशिक्षण देने के लिए भेजा था। करीबन 46 ऐसे लोगों को। आजाद हिंद सरकार का अपना अखबार था, आजाद हिंद अखबार, जो अंग्रेजी में, तमिल में, हिंदी में जिसे छापा जाता था। न जाने कितने पर्चे निकाले, कितना साहित्य निकाला आजाद हिंद फौज ने। इसलिए इस सरकार का एक अपना ही अलग महत्व है। और सबसे बड़ी खूबी इस सरकार की यह है कि ये इंग्लैंड, अमेरिका, ये जो मित्र राष्ट्र थे, इनका युद्ध जीत जाने के बाद भी आजाद हिंद सरकार दुनिया में एक अकेली ऐसी हुकूमत थी जिसने इनके आगे आत्मसमर्पण नहीं किया। आजाद हिंद फौज दुनिया की अकेली ऐसी फौज थी जिसने कभी भी सरकारी तौर पर इनके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। बौखला गया था माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, जो साउथ ईस्ट एशिया में उस समय कमांडर था इनका, अंग्रेजों का। नेताजी के अंतर्ध्यान होने से पहले अंतिम आदेश थे कि आज हम बिखर रहे हैं दोबारा फिर एक होने के लिए। अपने तमाम जो इंटेलिजेंस विंग था आजाद हिंद सरकार का, उन सबको नेताजी ने भूमिगत होने के आदेश दे दिए थे, अंडरग्राउंड होने के आदेश दे दिए थे। और वो काम करते रहे 46 जून तक। परेशान हो गए थे बस। यहां तक कि नेताजी के अंतर्ध्यान होने के बाद मार्च 1946 तक अंग्रेजों के खुफिया एजेंट अलग अलग देशों में घूमते रहे। उन्हें आदेश ये थे कि जहां भी नेताजी को देखो गोली मार दो। मत भूलिए
भारत के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे राजनीतिक नेता थे जिनके कत्ल के हुक्म अंग्रेजों ने 1941 में ही दिए थे। जब नेताजी अफगानिस्तान से जर्मनी जा रहे थे तो अंग्रेजों को पता लग गया था। तो चर्चिल ने जो इनके MI5 के, इनकी खुफिया विभाग के जो एजेंट थे इस्तांबुल में, टर्की में और काहिरा में, मिस्र में, उनको बाकायदा ये आदेश भेजे थे कि अगर ये तुम्हारे इलाकों से होकर के जाता है तो इसके कत्ल करने की पूरी योजना बना लो। ये थी अंग्रेजों की घबराहट सुभाष के नाम से, जानते थे। और सुभाष ने साफ कहा था कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो जानबूझ के 47 के बाद भी हमारी सरकारों ने और अंग्रेजों ने छुपा के रखी, मालूम होते हुए भी, कि 1943 दिसंबर में बर्मा में अभियान शुरू होने से पहले जापानियों और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था, जिसकी पहली शर्त यह थी कि भारत की जिस भूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराया जाएगा वहां पे जापान का झंडा नहीं लगेगा, वहां पे आजाद हिंद सरकार का झंडा लगेगा। उस भूमि में प्रशासन जापानियों का नहीं होगा, उस भूमि पर प्रशासन भारतीयों के हाथ में होगा, जिसके लिए आजाद हिंद दल बनाया गया था। और यही नहीं, ये भी उसके अंदर था कि अगर कोई जापानी या भारतीय सैनिक अगर स्त्री से दुर्व्यवहार करता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। क्यों किया था यह प्रावधान नेताजी ने? क्योंकि नेताजी देख चुके थे कि जापानियों ने किस प्रकार से दुर्व्यवहार स्त्रियों के साथ चीन में किया था और जगहों पर किया था, कि हमारी स्त्रियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और नेताजी खुद आके 1 महीने तक बर्मा के फ्रंट पे लड़े थे, सैनिकों के साथ उनकी खाइयों में रहते थे, उनके साथ मार्च करते थे, वही पिट्ठू पहन के। ऐसे राजनीतिक की दुनिया में नहीं मिलता कि जो सेना एक जनरल के तौर पे भी अपने सैनिकों को नेतृत्व दे रहा हो। और कितना एक प्रजातांत्रिक रवैया था आजाद हिंद फौज का। नेताजी से जब साउथ ईस्टियन कॉन्फ्रेंस के अंदर जापान में मुखिया कह करके, भारत का मुखिया कह करके पूछा गया, तो उन्होंने कहा था, नहीं, मैं भारत का मुखिया नहीं हूं, मैं तो मात्र एक प्रतिनिधि हूं। मुखिया तो भारतीय अंग्रेजों के जाने के बाद अपनी जो स्वतंत्र भारत की सरकार बनेगी, भारतीय उसमें चुनेंगे। बहुत कुछ है इस तरीके का नेताजी के संबंधित। न्यायालय, एक बार किसी आर्मी वाले का कुछ मुकदमा था, तो वो उत्तरी भारत से था, और जो न्यायालय बना गया उसमें जो 2 जज थे वो दक्षिण भारत से थे। तो किसी ने जाके नेताजी से कहा कि भाई ये दक्षिण भारत के 2 जज हैं, तो उत्तरी भारत वाले सिपाही को फांसी दे देंगे। तो उसके जाते ही नेताजी ने उत्तरी भारत वाले तीसरे जज को हटा के तीसरा जज भी जो था वो दक्षिण भारतीय को बना दिया था।
ये था नेताजी का स्वभाव। कोई जात पात नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। एक ऐसी फौज थी जिसमें सब अफसर, सब लोग बैठ के खाना एक साथ खाते थे, एक साथ मिलके चलते थे। और इन परिस्थितियों के अंतर्गत आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ था और उसमें आने वाले सभी सैनिकों ने, सभी प्रवासी भारतीयों ने अपना तन मन धन उसकी सफलता के लिए लगा दिया था। जय हिंद।